सदियों पुराने जमाने की बात है जब बगदाद की गलियां काफिलों की घंटियों से गूंजती थीं और राहगीरों के कदमों से बाजारों की गर्द उड़ती थी। एक दिन एक गांव की उम्र रसीदा बूढ़ी औरत किसी जरूरी काम से बगदाद जाने के लिए निकली। रास्ता लंबा था और दोपहर की धूप चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी कि अचानक रास्ते में दो तेजी निगाहों वाले ठग और उनका एक खामोश सा साथी नजर आया। ठगों की तेज निगाहों ने फौरन पहचान लिया कि यह बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं, इसके पास कुछ ना कुछ माल जरूर है। वो आपस में आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि किसी तरह चक्कर चलाकर इस बूढ़ी औरत का सामान हथिया लिया जाए। मगर बूढ़ी औरत भी कोई भोली भाली ना थी। इसके चेहरे पर वक्त के निशानात थे और आंखों में वो चमक जो बरसों के तजुर्बे से आती है। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये लोग साफ नीयत के नहीं हैं। इसने कदम कुछ तेज कर दिए मगर वो तीनों जल्द ही इसके बराबर आ गए। सलाम करके एक ने नर्म लहजे में कहा, अस्सलाम अलैकुम नानी जान, कहाँ का इरादा है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, बगदाद जा रही हूं। ठग ने खुश दिल्ली से कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा हुआ अब से मुलाकात हो गई, चली बातों ही बातों में सफर गुजर जाएगा। चलते चलते एक ठग ने यूं ही पूछ लिया, नानी अम्मा बगदाद में कोई खास काम है क्या? बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, बेटी की शादी सर पर है, दिन रात फिक्र लगी रहती है। महंगाई इतनी है कि खर्च पूरा ही नहीं होता। सोचा दो चार जेवर रखे हैं, उन्हें बीच कर कुछ पैसे जमा कर लूं। दूसरा ठग फौरन बोला, हाँ नानी, जेवर तो इसी दिन के लिए बनते हैं, वक्त पड़े तो बोझ हल्का कर देना ही बेहतर है। रास्ता चलते चलते फिर दूसरे ठग ने चालाकी से कहा, अच्छा नानी जान, कोई दिलचस्प पुरानी कहानी अपनी कोई अब बीती सुना दे ताकि सफर आसानी से गुजर जाए। बूढ़ी औरत ने लंबी सांस भरी और आहिस्ता से हंसकर जवाब दिया, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, मगर इस वक्त दिमाग में कोई ढंग की कहानी नहीं आ रही। ऐसा करो, तुम ही पहले कुछ सुनाओ। इस दौरान अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं भी सुनाऊंगी। ये सुनकर पहला ठग बोला, नानी अम्मा, अफसाने तो सुन सुनकर दिल उगता आ गया है। इस वक्त मैं आपको एक सच्चा किस्सा और अपने साथ पेश आने वाला वाकया सुनाता हूं, मगर शर्त यह है कि अगर आपने मेरे किस्से को झूठ कहा तो नतीजे के तौर पर आपको अपने पास से हमें एक जेवर देना होगा। बूढ़ी औरत जो पहले ही उनकी नीयत को भांप चुकी थी, दिल में सोचने लगी कि मक्कार चाहे कितने ही मीठे बोल बोले, उनकी चालाकी से हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। इसने जरा संजीदा होकर कहा, हाँ बेटा, अगर बात सच्ची हुई तो मैं भला इसे झूठ क्यों कहूंगी? तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, कहानी शुरू करो। ठग ने अपने किस्से का आगाज किया, ये मेरे बचपन का वाकया है। एक रोज मैं एक तन गिल्ली से गुजर रहा था कि जमीन पर लकड़ी का बना एक खिलौना मुझे गिरा हुआ नजर आया। मैंने वैसे ही पांव से ठोकर मारी तो वो खिलौना टूट गया और इसमें से एक अजीब व गरीब जिन निकला जो सीधा आसमान की तरफ उड़ने लगा। मैं हैरान होकर इसे देखता रहा। वो ऊपर ही ऊपर जाता रहा, फिर अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गया। जब मैंने निगाहें आसमान से हटाकर जमीन पर पड़े खिलौने की तरफ की तो वही जिन दोबारा वहां मौजूद था। जो ही मेरी नजर इस पर पड़ी, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के जरिए मेरे जिस्म में उतरने लगा। जब वो मुकम्मल तौर पर मेरे अंदर चला गया तो इस वक्त मैंने महसूस किया कि अब मेरे जिस्म में भी उड़ने की ताकत आ गई है। मैं कुछ ही देर में आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते मेरा आमना सामना एक बहुत बड़े बाज से हो गया। इस बाज ने एक ही झपट में मेरी दोनों आंखें नोच डालें और अपनी सख्त चोंचों से मुझ पर इस वक्त तक वार करता रहा जब तक मैं एक बहुत बड़े समंदर में न जा गिरा। ठग अपनी कहानी सुनाने के दौरान रुका, फिर बूढ़ी औरत की तरफ मक्कार मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, तू नानी जान, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा ना? बूढ़ी औरत ने संजीदगी से जवाब दिया, अरे नहीं बेटा, भला तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? जिंदगी में इंसान को अजीब व गरीब वाकयात का सामना हो ही जाता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अच्छा आगे बताओ, इस समंदर में गिरने के बाद तुम कैसे जिंदा बचे? ठग ने जरा कमर सीधी की और फिर से अपनी कहानी शुरू की, नानी जान, जैसे ही मैं समंदर में गिरा मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे यूं लगा कि मेरा कद बढ़ रहा है, जैसे मैं लंबा से लंबा होता जा रहा हूं। अभी ये कैफियत शुरू ही हुई थी कि अचानक एक बहुत बड़ी मछली अपना खौफनाक मुंह खोलकर मेरी तरफ लपकी। देखते ही देखते इसने मुझे निगल लिया। इत्तेफाक से वही मछली जल्द ही एक माहीगीर के जाल में फंस गई। माहीगीर इतनी बड़ी और भारी मछली पाकर खुशी से निहाल हो गया। इसी दिन बगदाद के कोतवाल के यहाँ एक शानदार जियाफत का एहतमाम था
और ज़ियाफ़त के लिए मछली पकाने का काम इसी माहीगीर को सौंपा गया था। जब वो मछली कोतवाल के शानदार और आलीशान घर में पहुंची तो उसे देखकर कोतवाल खुश हो गया। इसने माहीगीर को ढेरों इनाम दिया और फौरन बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली को साफ करके ऐसी लजीज डिश में बदलो के मेहमान मुद्दतों याद रखें। कहा था कि अचानक मछली ने फुर्ती से इसे पकड़ लिया और निकल गया। बावर्ची के साथी घबरा गए और महल में शोर मच गया। कोतवाल फौरन मौके पर पहुंचा और एक माहिर तबीब को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली का पेट निहायत एहतियात से चाक किया जाए ताकि बावर्ची सही सलामत बाहर आ सके। जब पेट काट कर खोला गया तो सबकी हैरानगी की इंतहा न रही, क्योंकि बावर्ची के साथ में भी सही सलामत बाहर निकल आया और मेरी वो दोनों आंखें जो बाज नोच कर ले गया था अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। मैंने अपनी बिनाई लूट आने पर चारों तरफ की रौनक और ज़ियाफ़त की तैयारी अपनी आंखों से देख ली। बावर्ची के साथ मुझे भी देखकर सब लोग हैरान थे कि आखिर मछली के पेट में जाकर 1 से 2 कैसे हो गए। मेरी अब बीती सुनकर कोतवाल मुझ पर मेहरबान हो गया। इसने मुझे उम्दा किस्म के कपड़े पहनने को दिए और फौरन इस ज़ियाफ़त में मेरी शिरकत का भी हुक्म दिया। ठग अपनी अब बीती ख़त्म करके ज़रा फ़ख्र से बोला कि इसी दिन से बगदाद का कोतवाल न सिर्फ मुझसे वाकिफ़ ही हो गया बल्कि इज्जत भी करने लगा। बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट और बेनियाजी के अंदाज में कहा, वाह बेटा, तुम तो बड़े दलेर निकले। मुश्किल वक्त में तुमने जो हौसला दिखाया वो काबिले तारीफ है। ये सुनकर ठगू ने एक दूरी की तरफ देखा और दिल ही दिल में झुंझला गए। वो तो समझे थे कि बूढ़ी औरत उनकी कहानी को झूठ कहेगी और जेवर उनके हाथ लग जाएगा, मगर तीर निशाने पर ना बैठा। दोनों के दिल बैठ गए, लेकिन चेहरे पर परेशानी छुपाते हुए बोले, अच्छा नानी जान, अब भी अपना कोई ऐसी अब बीती सुनाएं जो सच्ची भी हो और दिलचस्प भी। बूढ़ी औरत ने जरा गहरी आवाज में कहा, बेटा, सच का बोल बाला और झूठे का मुकर। मैंने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, तो अब बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करूं? लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो मैं भी तुमसे 100 रुपए लूंगी। ठगों के दिल में उम्मीद जाग उठी कि शायद अब बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर इसे किसी न किसी चाल में फंसा लेंगे। वो तीनों एक ज़बान होकर बोले, हमें मंजूर है नानी जान। बूढ़ी औरत ने जरा ठहर कर कुछ देर बाद अपनी कहानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। इसने जब मेरी शादी की तो जहेज में बैलों की एक निहायत खूबसूरत जोड़ी दी। ऐसी जोड़ी के दूर दौर के गांव से लोग सिर्फ इसे देखने आते। एक दिन का जिक्र है, खेत में हल जूते वो दोनों बैल आपस में आमने सामने आ गए। एक बैल ने दूसरे के माथे पर ऐसा सींग मारा कि इसे गहरा जख्म हो गया। मैंने हर इलाज आजमाया मगर वो जख्म भरने का नाम ही ना लेता था। फिर एक दिन न जाने कहां से कपास का बीज इस जख्म में जा फंसा। लाख कोशिश की कि निकाल लूं मगर ना निकला। गया वक्त गुजरता गया और पौधा बढ़ते बढ़ते इस कदर फल फूल गया कि इस पर कपास के बड़े बड़े रेशमी डोडे लग जमा करना शुरू की और थोड़ी ही मुद्दत में हमारे पास ढेरों कपास हो गई। इस अनोखे बैल की शोहरत सारे आलम में हर तरफ फैल गई। अब तो रोज गांव और बाहर से लोग इस अजीब व गरीब बैल को देखने के लिए आने लगे। हमने सोचा कि इतनी भीड़ में खेत में बांधना मुनासिब नहीं, सो इसे अपनी हवेली के अंदर ही बांध दिया। बूढ़ी औरत ने फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, जब हवेली में इस अनोखे बैल का तमाशा लगने लगा तो हमने सोचा क्यों ना बैल दिखाई का चंदा भी रख दिया जाए। हर आने वाले पर हमने 5 आने फीस मुकर्रर कर दिए। सच कहूं बेटा, इसी बैल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। चंदे के पैसों से हमने कई औरतों को रोई धुने पर लगा दिया। एक तरफ रोई धुनने वाली चक्कियां चल रही थीं, दूसरी तरफ औरतें चरखों पर सूत काट रही थीं। फिर हमने कुछ जुलाहों को अपना सूत देकर कपड़ा बनने का काम दिया। यहां तक कि कपड़ों के ढेर लग गए। उन कपड़ों में चादरें खास तौर पर बहुत उम्दा बनी थीं। एक दिन कपड़ों का हिसाब किया गया तो पता चला कि उन चादरों में से 3 चादरें तो गायब हैं। बहुत तलाश की गई मगर आज तक उनका सुराग ना मिला। मगर बेटा, आज खुदा झूठ ना बुलवाए, पता चल गया है। ये जो चादरें तुम तीनों ने अपने कंधों पर ओढ़ रखी हैं, यही वो चोरी की है। शराफत का तकाजा है कि फौरन ये चोरी शुदा चादरें मुझे वापस कर दो। ये सुनकर तीनों ठगों के चेहरों का रंग उड़ गया। शर्त हारने के डर से और इस खौफ में कि कहीं वो इन चादरों के बदले जेवर ही ना गवा बैठे, उन्होंने फौरन अपनी अपनी चादरें बूढ़ी औरत के हवाले कर दें। बूढ़ी औरत ने तीनों चादरें संभालते हुए फिर बात जारी रखी।
तो हाँ बेटा, इसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी नाजुक मलमल तैयार की थी कि लोग पगड़ियां बनाने के लिए इसे हाथों हाथ खरीद कर ले जाते थे। लेकिन एक दिन देखा तो मलमल के कई थान भी गायब हो गए थे। बहुत ढूंढा मगर ना मिले। अब गौर से देख रही हूं तो तुम तीनों के सरों पर जो पगड़ियां बंधी हैं वो इसी चोरी होने वाली मलमल के थान की है। ये सुनकर तीनों ठगों को यूं लगा जैसे जमीन उनके कदमों तले से निकल गई हो। पासा पलटते देखकर वो सख्त पछताए। सोचा कि अगर पगड़ियां वापस न की तो शर्त के मुताबिक 100 रुपए देने पड़ेंगे। अंजाम ये हुआ कि खैर इसी ने समझी कि पगड़ियां भी बूढ़ी औरत के हवाले कर दी जाएं। अब वो बगदाद के करीब पहुंच चुके थे। ठगों के दिल में खौफ था कि अगर बूढ़ी औरत ने कहानी जारी रखी तो कहीं वो उनके करते और धोतियां भी ना उतरवा ले। एक ठग ने बात का रुख बदलते हुए कहा, नानी जान, अब की कहानी तो वाकई सच्ची और बड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। खाने को कुछ लाई हैं तो हमें भी दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बस बेटा शहर आ ही गया है। मुझे पहले ये जेवर बेचने हैं, फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। ये सुनकर ठग दिल ही दिल में खुश हो गए और सोचने लगे, अच्छा बूढ़ी औरत जरा जेवर तो बेच ले, फिर हम भी अपनी चाल चलेंगे। कहाँ जाएगी हमसे बचकर। कुछ ही देर में वो तीनों बगदाद में दाखिल हो गए। जब सोनार की दुकान के करीब पहुंचे, बूढ़ी औरत ने जेवर उतारे और बोली, बेटा ये रही सोनार की दुकान, मैं ये जेवर बेच कर अभी आती हूं। ठग दुकान के बाहर बैठ गए और बूढ़ी औरत अंदर चली गई। सोनार ने अदब से पूछा, क्या चाहिए अम्मा जान? बूढ़ी औरत ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं अपने 3 नौकरों को बेचना चाहती हूं। वही तीनों जो बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो खरीद लीजिए। सोनार ने हैरत से पूछा, मगर उनके कितने पैसे लेंगी? बूढ़ी औरत ने कहा, बस 600 रुपए। सोनार ने कहा, 600 कुछ ज्यादा है, अगर कुछ कम हो तो बात बन सकती है। थोड़ी सौदेबाजी के बाद मामला 500 रुपयों पर तय होने लगा तो बूढ़ी औरत ने दिखावे के लिए कहा, जरा ठहरो, मैं नौकरों से भी पूछ लूं कि अलग अलग बेचूं या एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ये कहकर बूढ़ी औरत ने जरा बुलंद आवाज में बाहर से पुकारा, हाँ बच्चों, ये तो बताओ कि सबको अलग अलग बेचूं या एक ही जगह। ठग जो समझे कि बूढ़ी औरत जेवर बेचने की बात कर रही है, वहीं बैठे एक जुबान होकर बोल पड़े, नानी अम्मा, सबको एक ही जगह यही बेच दीजिए, अलग अलग बेचने की जरूरत नहीं। सोनार को भी यकीन हो गया कि सौदा सबकी रजामंदी से हो रहा है। इसने खुशी खुशी 500 रुपए बूढ़ी औरत के हवाले कर दिए। बूढ़ी औरत ठगों के दाम खरी करके दुकान से निकलने लगी तो वो तीनों खुश होकर बोले, नानी जान, भूख पहले से लगी थी, अब तो खाने के साथ मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से मुंह मीठा करा दीजिए। बूढ़ी औरत ने पीछे मुड़कर कहा, घबराओ नहीं बेटा, खाना भी मिलेगा और मिठाई भी। यहीं ठहरो, मैं अभी लाई। एक ने पीछे से आवाज दी, नानी अम्मा, मिठाई जरा ज्यादा लाना। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र ही ना करो। ये कहकर वो नजरों से ओझल हो गई। तीनों ठग खुशी से गप्पे लगाने और मिठाई का इंतजार करने लगे। सोनार ने कुछ देर बाद देखा कि ये तीनों तो बाहर बैठे मजे से बातें कर रहे हैं, तो इसने उन्हें अंदर बिलाकर डांटना शुरू कर दिया। वो सब हैरान और परेशान इसकी डांट सुनते रहे, मगर जब हकीकत समझ में आई तो उनके होश उड़ गए। ये गालिबन उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब उन्होंने दिल से माना कि वाकई कभी कभी शेर को साढ़े शेर से भी मुलाकात हो जाती है। इखलाकी सबक। आज की कहानी से हमें यह इखलाकी सबक मिलता है कि जो दूसरों को फरेब देने निकलता है वो अक्सर खुद अपने जाल में फंस जाता है। होशियारी और अक्ल हमेशा चालाकी और मक्कारी पर भारी पड़ती है। हमें चाहिए कि हमेशा सच्चाई और शराफत के साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि झूठ और धोखा हमेशा नुकसान का बाइस बनते हैं।